साल 2015 हिंदुस्तान के बाजारों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। शुरुआत में हमने काफी जबरदस्त तेजी का माहौल और यूफोरिया देखा, बाजार में नए हाइज बने, 9000 के पार निफ्टी निकला, लेकिन उसके बाद से थोड़े से मैक्रो फैक्टर्स ढीले होते नजर आ रहे हैं। एफआईज बिकवाली के मूड में और अच्छा खासा करेक्शन करके बाजार 8000 के नीचे भी निफ्टी पर आते हुए दिखे। बड़ा सवाल यह कि अब बाजारों का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा और क्या फिर से तेजी लौटने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं आज एक खास शख्सियत से जो ग्लोबल मार्केट्स पर अपनी गहरी पकड़ रखता है और साथ ही हिंदुस्तान के बाजारों को भी बहुत अच्छे से जानता है। उनके मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर गहरी समझ है, लेकिन साथ ही वो कंपनियों की बैलेंस शीट, रिजल्ट्स को भी पढ़ना जानते हैं और स्टॉक्स को भी अच्छे से एनालाइज करना जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एफआई ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस के इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा से। नीलकंठ जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। काफी इंटरेस्टिंग है बाजार इस वक्त। जिस तरह से हमने देखा नए हाइज बनने के बाद थोड़ा यूफोरिया बनने जैसी सिचुएशन हो रही थी, कूल डाउन हुआ है बाजार, अब जिन लेवल्स पर आ गए, क्या लगता है क्या इतने सारे जो नेगेटिव्स बने हुए हैं उसे हम सब डिस्काउंट कर चुके हैं इस वक्त? मुझे लगता है कि ऐसा हो चुका है। बाजार इसलिए गिरे कि जनवरी के बाद इकोनॉमी सडनली स्लो कर गई। जैसे लगा कि होता है ना, जैसे गाड़ी कोई दीवार को हिट कर जाए, तो सडनली जनवरी के बाद सीमेंट की ग्रोथ कम हो गई, गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, स्लो हो गई। बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज में डिमांड ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। तो और किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्यों है। तो जैसे होता है ना हमारे यहाँ, वो जब सूर्य ग्रहण क्यों होता है किसी को पता नहीं था, तो राहु केतु और फलाना ढिमाका शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इकोनॉमी स्लो हो गई तो लोगों ने रीजन ढूंढने शुरू किए, किसी के पास कोई रीजन था नहीं। तो अनसर्टेनिटी में एक बहुत बड़ा प्रेशर मार्केट पे आया। साथ में ये भी हुआ कि हमारी जो लिस्टेड स्पेस है, निफ्टी में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल ट्रेंड्स पे उनके प्रॉफिट्स मूव करते हैं। अब जैसे अब तेल के दाम मान लीजिए $110 के $65 हो जाते हैं, तो उनकी अर्निंग्स काफ़ी जोर से कटती हैं, जो कि जनवरी से मार्च के बीच में वो अर्निंग्स कट्स हुई। वैसे ही स्टील कंपनीज हैं, एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, कुछ गाड़ी वाली कंपनीज भी हैं जो बाहर ज़्यादा बेचती हैं। अब उनका अर्निंग्स कट का पेस इतना बढ़ गया कि निफ्टी अर्निंग्स 5.5%, एक पेस ऑफ कट्स हम मेजर करते हैं कि 3 महीने में निफ्टी का ईपीएस कितने से गिरा। वो करीब 1-1.5% होता है, गिरता रहता है, वो किसी को अंतर नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी होती रहती है, मतलब ईयर ऑन ईयर। बट जब पेस ऑफ कट 5.5% पहुंच गया तो मार्केट को डर लगना शुरू हुआ कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो निफ्टी में कोई अपसाइड नहीं दिखेगा। उसके बाद ये कंसर्न शुरू हुए कि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने शुरू हो गए। जैसे जर्मन 10 ईयर बॉन्ड बुंड जो है, बुंड का यील्ड 6 बेसिस पॉइंट था, वो 100 के आसपास है। जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो यूएस 10 ईयर यील्ड भी बढ़ना शुरू हो गया। और लोगों को 2013 वाली कहानी याद आ गई, जब ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स तेजी से बढ़ी थी, तो कैसे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स पे बहुत प्रेशर आया था। तो बहुत जो मैक्रो ट्रेडर्स बाहर बैठे हैं उन लोगों ने, वैसे ही आप देखें ये बिहेवियर जो है वो इंडोनेशिया में, ब्राजील में, टर्की में, साउथ अफ्रीका में, उनके कुछ इडियोसिंक्रेटिक, मतलब जो उनके हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह है, हर किसी का अपना अलग अलग कहानी भी है। जैसे इंडिया की थी कि बहुत जोर से इकोनॉमी स्लो कर गई, बट हर जगह पे करेंसी पे और इकोनॉमी पे प्रेशर आया है, मार्केट पे प्रेशर आया है। मुझे लगता है कि वो सभी प्रेशर जो हैं वो हट रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक स्लोडाउन इसलिए हुआ था कि सरकार के पैसे खत्म हो गए थे। साल की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में 5,28,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट टारगेट था, जो नवंबर तक यानी पहले 8 महीने में ही 5,24,000 करोड़ हो गया था। लास्ट में बचे ही नहीं पैसे, लास्ट के 4 महीने में एग्जैक्टली सरकार के पास पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने खर्च करना ही बंद कर दिया। जो स्पेंडिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी के पेस पे हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन काफी सीवियर हो गया, और वो जनवरी के बाद सडनली सरकार ने खर्च करना ही बंद कर दिया। एक और चीज हुई जो हमने अभी वो सभी स्टेट बजट्स को एग्रीगेट करके पता किया है, एक और चीज हुई कि जो स्टेट्स एक्सपेक्ट करते हैं सेंटर से ट्रांसफर, मतलब काफी आई थिंक करीब आधा पैसा उनका 45-50% जो खर्च करते हैं वो सेंटर से आता है। जब सेंटर के पास ही पैसे नहीं थे, उन्होंने स्टेट्स को भी देना बंद कर दिया।
बट वो अनाउंस करके तो देंगे नहीं कि हम आपको नहीं देने वाले हैं। तो जो हमने देखा कि जो फरवरी मार्च में जो स्टेट गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किए, उसमें उन्होंने जो अमाउंट एक्सपेक्ट किया था, यानी कि वो अगले 2 महीने में भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वर्सेस जो उनको मिला, जो सरकार ने फाइनली दिया, उसमें 85,000 करोड़ का अंतर था। जब इस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एकदम स्क्वीज कर देंगे तो इकोनॉमी तो स्लो होगी। लेकिन क्या अब इस सरकार की तरफ से खर्चे बढ़ने के संकेत आ रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर में? बढ़ चुके हैं। अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार का खर्चा 28% से बढ़ गया। मेरे ख्याल से मई में भी बढ़ा होगा। और ये पैटर्न हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि जैसे जैसे सरकार अपने खर्चे, मार्च के खर्चे को अप्रैल में पुश करती जा रही है, तो जो जून क्वार्टर का रेलेवेंस है, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जैसे ही जब चुनाव खत्म हुए थे, तभी सडनली इकोनॉमी में भी कुछ उछाल आया था। लग रहा था कि सब कुछ गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई वगैरह वगैरह। लोगों को लगा कि शायद लोग इलेक्शन रिजल्ट से खुश हैं इसलिए, बट मे बी वो भी रीजन रहा होगा। बट मेन था कि यही पैटर्न लास्ट ईयर भी प्ले आउट हुआ था कि मार्च क्वार्टर में खर्चा खत्म हो गया, जून क्वार्टर में खर्चा शुरू हुआ, और ऑलरेडी हमें वो साइंस दिख रहे हैं। जैसे सीमेंट डिमांड फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी के बाद बहुत नेगेटिव चला गया था, -10% ईयर ऑन ईयर चल रहा था। ऑलरेडी मई में वो ऊपर आ चुका है। जब कंपनी से आप बात करें तो अच्छा, कोई भी साइन बोर्ड लेके नहीं बताएगा कि देखिए भाई इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। आपको सिग्नल्स दिखने शुरू होंगे, थोड़े धीरे धीरे होंगे, बाद में वो बहुत पुख्ता हो जाएंगे। तो वैसे ही अब ये होना शुरू हो गया और आपको मार्केट भी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक बड़ी जो चिंता भारतीय बाजारों की थी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ कंपनियों के नतीजों की, कि ये रिजल्ट सीजन बड़ा बुरा था। क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई में सबसे बुरा रिजल्ट सीजन था और अब यहाँ से ठीक उसी तरह से जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं, वैसे कंपनियों की कमाइयां भी बेहतर होगी या अभी थोड़ी और तकलीफ है? नहीं, मुझे लगता है कि आप एग्रीगेट लेवल पे देखें, कुछ कंपनीज हैं जहां पे की हालत और खराब हो रही है। जैसे जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं। अब ग्लोबली अगर एल्यूमिनियम का दाम $1650 हो जाता है पर टन, या स्टील का दाम चाइना में अब 370 हो गया, तो उनके तो प्रॉफिट्स में कट्स आते रहेंगे। वैसे ही जो सरकारी बैंक्स हैं, उनके बैड लोन्स की प्रॉब्लम वो बद से बदतर होती जा रही है, तो वहां पे भी अर्निंग्स कट्स वहां नहीं है। बट बाकी जगहों पे जहां पे भी डोमेस्टिक मोमेंटम मैटर करता है, वहां पे मेरे ख्याल से वी हैव सीन द वर्स्ट। और इसको आप कैसे मेजर करेंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स देख रहे हैं, वो कुछ 2-3 क्वार्टर और खराब रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख लें, अब जैसे कोई तेल बनाने वाली कंपनी है, कोई मेटल बनाने वाली कंपनी है, उनका जो एक झटका नीचे लगा है अर्निंग्स का, वो बेस में अभी भी बेस वो भी ऊंचा है, तो वो ईयर ऑन ईयर खराब लगेगा। बट अगर आप इसको अर्निंग्स कट्स का पेस देखें कि जो फॉरवर्ड लुकिंग कंसेंसस है, जो FY16, FY17 का जो कंसेंसस EPS है, उसके चेंजेस कैसे हो रहे हैं, और उसको मेजर हम करते हैं 3 मंथली चेंज इन EPS कि 3 महीने में वो EPS कहां से कहां गया। वो 1-1.5% पे अगर वापस आ गया तो आई थिंक मार्केट भाग जाएगा ऊपर। वो अभी 4.5-5% पे है। अच्छा, तो अभी भी दिक्कत है इसका? वो अभी है, बट अब क्या होता है ना कि अभी पिछले क्वार्टर में अब जैसे जितने भी खराब रिजल्ट आए, उस चक्कर में लोगों ने अर्निंग जोर से काटी, तो वो अभी बेस में है। 2 महीने बाद वो बेस से बाहर चला जाएगा, तो आपका वो पेस ऑटोमेटिकली अब चला जाएगा। इंक्रीमेंटली कट्स होने मुझे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कंसेंसस 15.5-16% पे है। एक और बड़ा मुद्दा जो भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट से, और उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। फेड की मीटिंग तो चल निकल गई और ज्यादा कोई ऐसा झटका नहीं लगा, उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन ग्रीस का संकट अभी भी सामने है। कैसे देख रहे हैं आप इसे और कितना असर पड़ेगा हिंदुस्तान पर? दूर से देख के बहुत ज्यादा समझना भी मुश्किल होता है, तो हम तो उसी पर रिलाई करेंगे जो हम हमारे जो कॉलीग्स हैं जो यूरोप में बैठते हैं, जिनका काम ही है। जैसे अपने देश के बारे में हम उम्मीद करते हैं हम उनसे ज़्यादा जानेंगे, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारे अपने देश के बारे में हमसे ज़्यादा जानेंगे। तो उनका कहना है कि देखो भाई, ये वो गेम ऑफ चिकन चल रहा है कि दोनों को पता है कि समझौता होना है, बट कौन पहले ब्लिंक करेगा। और इन चीज़ों में क्या होता है कि
अच्छा, पहले जुलाई 20 का डेडलाइन था कि जुलाई 20 को एक बड़ा पेमेंट ड्यू है। फिर क्या हुआ कि वो जो अर्ली फर्स्ट वीक जून का जो पेमेंट था उन्होंने, आपने सुना होगा कि एग्रीगेट करके 30 जून कर दिया। तो 30 जून की डेडलाइन है, काफी बड़ा पेमेंट होना है। उसके पहले कुछ समझौता होना चाहिए। अभी दोनों ही साइड्स अपने पोजीशंस को दिखा रहे हैं कि भाई हम नहीं हटेंगे, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन हमारे कॉलीग्स बोल रहे हैं कि फाइनली समझौता हो जाएगा। तो जो ग्रेक्सिट बोलते हैं, ग्रीक एग्जिट फ्रॉम ईयू, उसकी प्रोबेबिलिटी वो 25% एक साल से बोल रहे हैं, वहीं पे है। बोल रहे हैं वो बढ़ानी है अभी, भले बाताबाती बहुत बढ़ गई है। अगर आप केवल अखबार पढ़ें और ग्रीक प्राइम मिनिस्टर और फर्नांडिस का कमेंट्स पढ़ें तो डर लग जाता है कि ये तो मतलब काफी, और IMF मीटिंग छोड़ के बाद स्टेटमेंट तो कम से कम रहता है। तो नीलकंठ जी, जैसे हमेशा से हमने देखा, वो पोर्चुगल हो या स्पेन हो या दुबई हो, जब जब ऐसे ग्लोबल संकट आए हैं और ये जैसे इवेंट निकली, उसके बाद इंडियन मार्केट्स बड़े जोर से बाउंस करते हैं। क्या इस बार भी वैसी संभावना दिखती है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं जैसे कि रिपोर्ट्स आने की संभावना तो करने की ग्रेट डिफॉल्ट होगा। यस, तो अगर ऐसा होता है तो आई थिंक एक बड़ा ओवरहैंग मार्केट से निकल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको जो 3 रीजन बताए, एक था कि इंडिया की इकोनॉमिक मोमेंटम स्लो हो गई थी, दूसरा अर्निंग्स कट्स काफी बढ़ गए थे, और तीसरा कि ग्लोबल ओवरहैंग काफी था कि यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इंडिया को भी प्रॉब्लम आएगी। अब चूंकि फेड के रेट हाइक सब मोरलेस सबने बिल्ड इन कर लिए हैं, और फेड ने ये भी किया है कि अपना वो रेट हाइक का ट्रैजेक्टरी को थोड़ा नीचे कर दिया है। आई थिंक वो इसीलिए किया है कि बॉन्ड मार्केट को थोड़ा समय रहे एडजस्ट करने को। तो जब वो ओवरहैंग भी चला गया है तो अब अब बड़ा सवाल फिर मेरा यही है कि ये सब चीजें ठीक होती दिख रही है, हमारे यहाँ का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अब उतना बुरा नहीं दिख रहा, फिर भी FIs लौटने को तैयार नहीं है। अभी भी हर रोज कैश मार्केट में हम देखते हैं सेलिंग फिगर ही आता है। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? FIIs भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूं कि अर्निंग्स रिकवरी या अर्निंग्स कट्स का पेस अब रिड्यूस होने वाला है, वो मेरा व्यू है, मैं ये सोचता हूं, वो अभी दिखा नहीं है। दूसरा है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, ये अप्रैल के गवर्नमेंट स्पेंडिंग डेटा, और उम्मीद है मई में ऐसा आया होगा, ये मेरी उम्मीद है और मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। ये डेटा में नहीं दिख रहा अभी। ऐसा नहीं है कि अभी सभी कंपनी झंडा लेके बोल रही है भैया इकोनॉमिक रिकवरी हो गई। तो जब वो, तो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो 50 मार्केट देखते हैं, उनको जब तक बहुत ही पुख्ता डेटा नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं, उनको भरोसा नहीं आएगा। भाई ये पता ही नहीं था कि जब स्लो डाउन हुआ तो आपने नहीं बताया था, तो हम कैसे मान लें कि भाई अब रिकवरी आने वाली है। ठीक बात। तो एक तो वो है। दूसरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी समझते हैं कि इंडिया वो फ्रेजाइल 5 का पार्ट है। मतलब हम आपको पता है क्योंकि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पिछले साल का $59 बिलियन था। इस बार FII डेट फ्लो न भी हो तभी भी $50 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने वाला है। तो मतलब करेंसी पे, इकोनॉमी पे स्ट्रेस तो आने नहीं वाला। बट अब आप 20-20, 25-25 मार्केट देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो एंकरिंग बायस हो गया है, तो कुछ लोग जाके निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, उनमें FII होल्डिंग काफी जोर से गिरी है। बहुत प्रीमियम पे थे, वो प्रीमियम हट गया है वगैरह। इट इज बिकॉज कि सब लोग निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। और तो वो प्रेशर, तो उस तरह के इन्वेस्टर जो हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। आई थिंक जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो तभी वापस आएंगे जब आपको इन्वेस्टमेंट रिकवरी और जो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो सॉलिड होती दिखेगी। क्योंकि आप इकोनॉमिक रिकवरी का अंदाजा पहले से लगा रहे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि जो आपके फेवरेट स्पेस हैं, जो मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ये पॉकेट्स हैं जो नहीं, कैपिटल गुड्स पे हम पॉजिटिव नहीं हैं। हमारे हिसाब से सीमेंट और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है सड़कों पे, रेलवेज पे, तो उनमें हमें लगता है कि थोड़ा अर्निंग सपोर्ट रहेगा। सीमेंट हमें लगता है कि डिमांड ग्रोथ अच्छी आएगी। हम कंजम्पशन पे 5 साल से पॉजिटिव रहे हैं, हम अभी भी हैं। हमें लगता है कि जो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस आएंगे अक्टूबर में, और बहुत राज्यों में तो 1 जनवरी 2016 से वो इफेक्टिव भी हो रहा है। गिवन दैट मिडिल क्लास का 1/3
वो सरकारी कर्ज तो कंजम्पशन में क्या आप ऑटो स्पेस पे ज्यादा बुलिश, ज्यादा पॉजिटिव है? कुछ ऑटो कंपनीज भी हैं, कार कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स पे हम उतने पॉजिटिव नहीं हैं। बाकी कंज्यूमर स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी अप्लायंसेस, मतलब उन तरह की कंपनीज में, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो ये और आईटी फार्मा पे हम शुरू से तेजी में रहे हैं। आई थिंक आईटी में अभी भी बहुत स्कोप है। फार्मा, क्योंकि वो ग्लोबल M&A मर्जर्स एक्विजिशंस हो रहे हैं, उस चक्कर में फार्मा कंपनीज का के मल्टीपल्स ग्लोबली बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन और ज़्यादा होता मुझे दिख नहीं रहा। बट आई थिंक आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सब में मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी रोबस्ट रहेगी। एफएमसीजी शेयरों की हमने बात की, रिसेंटली ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, फसाई के अलग अलग ऑर्डर, हर रोज कुछ न कुछ नई खबरें सुनने को मिलती है। क्या आप थोड़े कॉशियस हो रहे हैं इन स्टॉक्स पर कि जिस तरह के रेगुलेटरी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको देखें, उसके बाद को लेकर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, वो एक कंपनी तो जो फंसी थी उस पर खैर नहीं हुए, हमारा नेगेटिव रेटिंग थी हमारी उस पर, बट बाकी जगहों पे स्क्रूटनी हो तो अच्छी बात है। जिन कंपनीज को एक क्वालिटी इश्यूज हैं उनमें सामने आएंगी। हमें ऐसा कोई सेक्टर पे सिस्टमिक रिस्क नहीं दिखता कि जब भी एक कंपनी पकड़ी जाती है या फंस जाती है, जैसे फार्मा में भी हुआ था जब FDA ने आके किसी एक कंपनी पे रेड की, और फिर लोगों की आदत है कि और इंस्टिंक्ट है कि अरे अब बहुत सारी इंडियन फार्मा कंपनीज हैं, सब पे आके FDA जांच करेगा और सबके, पर ऐसा होता नहीं है। ये जरूर होगा कि जो रेगुलेटर है वो और ज़्यादा सचेत हो जाता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएंगे और सबके वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत आई थिंक क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं आएगी। एक बड़ा क्रिसिस जो इंडियन मार्केट्स के लिए मानकर चल रहे थे कि रेट कट होंगे, काफी होंगे, फास्ट होंगे, लेकिन पिछली पॉलिसी के बाद थोड़ा सा लोगों को डर लगा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस फ्रंट पर? दूसरा, रुपए में क्या जो 69-70 के लेवल के बाद फिर से लोग बात करने लगे कि रेट हाइक होगा, उस पर क्या व्यू है? उस लिहाज से फिर बैंकिंग शेयर, वहां पर आप क्या खरीदारी के मौके देखते हैं इस करेक्शन के? इसी रेट कट तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और मुझे नहीं लगता कि 25-50 बेसिस पॉइंट अगर और RBI कर भी दे तो उसका कुछ खास कैलेंडर ईयर में, हाँ, अगर कर भी दे, हम उम्मीद नहीं कर रहे, बट अगर कर भी दे तो कोई खास इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, राइट? तो वो मार्केट का एंकरिंग है, वो उससे कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं। हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरे हिसाब से जो RBI गवर्नर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। करेंसी पे जैसे मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस अगर $50 बिलियन है, यानी कि हमारे पास $50 बिलियन एक्स्ट्रा आ रहे हैं जितना हमें चाहिए, तो करेंसी का तो अप्रिशिएटिंग बायस ही है। वो RBI चढ़ने देगी नहीं। वो गिरने इसलिए दे रही है कि भाई रुपये इतना, क्योंकि बाकी करेंसीज गिर रही थी और रुपया डॉलर के अगेंस्ट नहीं गिर रहा था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो है ना, ट्रेड वेटेड बेसिस उसको थोड़ा गिरने दिया जाए। की वजह से इक्विटी मार्केट गिरेंगे नहीं, ये कंफर्ट रखना चाहिए, एकदम कंफर्ट रखना चाहिए। थोड़ा सा उसको ड्रिप डाउन करने देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस पे असर पड़ना दिखना शुरू हो गया था, तो वो हो रहा है। बैंकिंग शेयर्स में सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे हिसाब से ग्रो करते रहेंगे, वो सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। आप देख लें, जब हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुई थी तो ऐसा नहीं हुआ कि BSNL और MTNL का स्टेक सेल हो गया था, वो उनका मार्केट शेयर खत्म हो गया। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुई, ऐसा नहीं कि एयर इंडिया का स्टेक सेल हुआ, वो एयर इंडिया का मार्केट शेयर ही खत्म हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, बट बैंकिंग में भी ज़्यादातर वैसा ही होने वाला है। और NBFC और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, वो 15-20% की ग्रोथ जो है आपको दिखती रहेगी। असेट क्वालिटी इश्यूज वहाँ भी हैं, हमें थोड़ा सचेत रहना होगा कुछ बैंक्स पे, बट तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ठीक है। PSU बैंक्स पे मुझे लगता है कि अभी सरकार का काफ़ी एक्शन होगा, और वो एक्शन काफ़ी ड्रामेटिक होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो बैंक के लिए होगा कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। तो पहले ये देखना होगा कि भाई उसमें गड्ढा कितना बड़ा है,
तो पहला वो बोलेंगे कि भाई पहले अपना तो जो लोगों को लग रहा है कि बुक वैल्यू के 40% पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं पीएसयू बैंक, वाकई में बुक वैल्यू कितनी है वो देखनी होगी। एग्जैक्टली। तो बचता कितना है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि भाई कोई स्टील कंपनी है जिसका $8 बिलियन का डेट है, 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है, भाई साहब $200 पर टन तो इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहे हैं, चाइना में स्टील का प्राइस 370 है, राइट, तो वो पैसा तो वापस नहीं आने वाला, तो किसी न किसी को नुकसान भरना है। तो पहले सरकार बोलेगी कि भाई तू पहले रिकग्नाइज कर ले। अगर ऐसा होता है कि उस चक्कर में तुम्हारी खुरकी हो जाएगी तो हम तुमको थोड़े पैसे दे देंगे कि तुम एटलीस्ट बैंक चलाते रहो। और इस चक्कर में आपको क्या होगा, जो अभी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे। जो 2008 में यूएस में हुआ, बड़े बड़े बैंक्स में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सब वाइप आउट हो गए कि सरकार ने इतने पैसे दिए, रिकैपिटलाइज किया। तो उसके पहले क्यों, मतलब होता है ना वो काउंटिंग पेनीज इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, मतलब अब इतनी बड़ी भारी ट्रेन तेजी से आ रही है, उसके सामने आप चवन्नी गिरने पर बहुत अच्छे ग्रोथ ऑप्शंस हैं, क्यों जाना उसमें। और उस लिहाज से फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप फिर इसी साल में या इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद करनी चाहिए कि बाजार फिर से नए हाइज की तरफ बढ़ेंगे? आपका सेंसेक्स निफ्टी का क्या टारगेट है? हम टारगेट वैसे देते नहीं, बट मेरे हिसाब से पी मल्टीपल्स में बहुत ज्यादा करेक्शन आना नहीं चाहिए। अभी तक जो भी मार्केट गिरा है वो इसलिए गिरा है कि अर्निंग्स एस्टिमेट से कट गए हैं, बट मेरे हिसाब से अगले 1.5-2 साल में 25-30% की ग्रोथ तो आ ही सकती है। अगले 6 महीने में 30,000 क्रॉस करेगा कि नहीं सेंसेक्स कहना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक 1.5-2 साल में तो अच्छी खासी। और यहाँ से डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है मुझे लगता है। तो ज्यादा इन्वेस्टर्स को सोचने की जरूरत नहीं, जो इक्विटी में पैसा लगाने का मूड बना रहे हैं सोचना तो उनके लिए मतलब कम रिस्क में एक रीजनेबल रिटर्न दिख रहा है। यस। और क्या आपको लगता है फिर इस लिहाज से अगर किसी का 1 से 3 साल का व्यू है तो क्या इक्विटी इंडिया में सबसे बेस्ट एसेट क्लास हो सकती है? 1 से 3 साल में तो मुझे लगता है कि हो सकता है बॉन्ड्स में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट इक्विटीज में मुझे लगता है कि 30-40% की रिटर्न 1 से 3 साल में तो आ सकती है। तो अगर वैसा उन रिटर्न से आप खुश हैं तो मेरे ख्याल से इक्विटीज अच्छी है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये नीलकंठ जी, क्योंकि आपका पूरा ग्लोबल और हमारे यहाँ लोकल मार्केट का एक्सपर्टाइज और आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस को समअप करते हुए मैं आपसे पूछूं तो ये कि क्या इंडिया के मार्केट्स में बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं, ये बुल मार्केट में आने वाले छोटे मोटे करेक्शन है, निकल जाएंगे और इंडिया का बुल रन इंटैक्ट है, क्या आप ये कहेंगे? एकदम कहेंगे। और उस लिहाज से इन्वेस्टर्स मजबूत हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएं। अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएं। तो ये क्या होता है कि वो जब सट्टेबाजी शुरू होती है तो फिर वो जो स्टॉक जो 95% गिर गया है उसमें जाके कि अरे इसमें चला तो ये 4 गुना हो जाएगा, वो बहुत रिस्की है। पैसे बनते हैं कुछ लोगों के, किस्मत चलती है तो पैसे बन जाते हैं, पर उसमें किस्मत ही चलती है, उसमें एबिलिटी नहीं चलती। बट बहुत सारे अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी और मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो नीलकंठ मिश्रा साफ तौर पर कहते हुए कि हिंदुस्तान के बाजारों में जो करेक्शन हुआ है ये एक अच्छा मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, और भारतीय बाजारों की तेजी के फिर से लौटने के धीमे धीमे आसार आते हुए नजर दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबल होंगे और हमारे यहाँ के फैक्टर्स भी, और ऐसे में आप निवेश के अच्छे मौके ढूंढे। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।